नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह खमेनी की हत्या के बाद अब सिर्फ अयतुल्लाह खमेनी ही नहीं, जितने सुप्रीम लीडरशिप में थे, चाहे वो डिफेंस के हों, चाहे ईरानी इंटेलिजेंस के हों, और जो सरकार के जो बड़े मंत्री थे, रक्षा मंत्री हों या और मंत्रालय जिनके पास है, सबके सब खत्म हो गए। और कम से कम 10-11 ऐसे की पर्सन्स को अमेरिका और इसराइल ने टारगेट किया, जिससे ये साबित हो जाए कि ईरान अब लीडरलेस है। और उसके बाद ईरान किस दिशा में जाता है, ये अमेरिका और इसराइल दोनों बैठ करके फिर इंतजार करेंगे कि अब क्या करता है। अमेरिका और इसराइल ने वॉर की स्ट्रेटजी बदल दी है इस बार। पहले आप धमकाते थे लीडरान को, नेताओं को धमकाते थे कि साहब आप अगर ऐसा करोगे तो हम ऐसा करेंगे। और कब मैक्सिमम ये होता था कि किसी सिविलियन स्पॉट पे आप गोलाबारी करते थे और उससे फिर हलचल मचती थी और वहां की लीडरशिप को आगाह किया जाता था, डराया जाता था, धमकाया जाता था, फिर बातचीत के मेज पर उसको लाया जाता था। पिछले 1-2 महीने से आयतुल्लाह खुमैनी के साथ सीआईए, MI6, मोसाद और FBI, ये सारे लोग मिल करके ईरान के खिलाफ बहुत जबरदस्त स्ट्रैटेजी बना रहे थे। पहला तो काम इन लोगों ने ये किया कि ईरान को आज जो आप देख रहे हैं लीडरलेस, उसके पहले इन्होंने बड़ा काम कर दिया था। वो ऑलमोस्ट एक प्रकार से आयतुल्लाह खमेनी की मौत ही समझिए हो गई थी। ईरान में महंगाई अपने चरम पर थी और डॉलर को इतना महंगा कर दिया गया था, इतना महंगा कर दिया था गया था कि लोग वहां सड़कों पर उतर आए थे। और आपने देखा होगा कि किस प्रकार से वहां पर महिलाएं आयतुल्लाह खुमैनी से आजादी के लिए सड़कों पर उतर के डांस कर रही थी, सिगरेट पी रही थी। उनके तस्वीरों को जला करके वो सिगरेट पी रही थी। ये सारी तस्वीरें, महिलाओं के डिमॉन्स्ट्रेशन, ये सबको आपने देखा था। और ये सब क्यों हो रहा था? क्योंकि सीआईए, MI6, मोसाद और FBI का ये ज्वाइंट ऑपरेशन था। मोसाद जो इजराइल की खुफिया एजेंसी है, MI6 जो इंग्लैंड की खुफिया एजेंसी है, और FBI, CIA दोनों अमेरिका की खुफिया एजेंसी है। खुफिया एजेंसी ने अपने काम को बखूबी निभाया, ईरान को सड़कों पर ला दिया। हाफ ऑफ द पॉपुलेशन जो राज पहलवी के समर्थक थे वो सड़क पर आ गए, जो राजशाही के समर्थक थे वो सड़क पर आ गए और वो कहने लगे कि ये जो कठमुल्ला खमेनेई है, जो रिलीजियस लीडर है, इस्लामिक लीडर है, उनको सत्ता से उखाड़ करके फेंक दो। तो उसके खिलाफ तो माहौल पहले से ही ये सभी जांच जो खुफिया एजेंसी है उन्होंने बना रखी थी। अब उसकी परिणति आगे हो रही थी। इधर पिछले लगभग 15 दिनों से आयतुल्लाह खुमैनी को इस बात का एहसास हो गया था कि शायद अब अमेरिका ऑल राउंड अटैक कर सकता है ईरान के खिलाफ, क्योंकि रिजीम चेंज करना सिर्फ इनका इरादा नहीं था। इनका इरादा था कंप्लीटली ईरान पर कब्जा करने का। और इन्होंने इस बार इजराइल के साथ हाथ मिलाई। डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल को कहा, समझाया कि आप हम दोनों मिलकर के इसको ज्वाइंट ऑपरेशन करते हैं। आपके लिए भी ईरान नासूर बना हुआ है, हम तो इसे मानते ही हैं। हम दोनों मिलकर के इस ऑपरेशन को अंजाम देते हैं। दोनों ने मिलकर के ऑपरेशन को अंजाम दिया और आयतुल्लाह खुमैनी के साथ उनके बड़े-बड़े जितने सुप्रीम लीडर्स थे, सब मारे गए। ये कहानी तो आप सबको मालूम है। लेकिन आयतुल्लाह खुमैनी ने पाक अमेरिका को झिड़की देने के लिए, अमेरिका के ऊपर दबाव डालने के लिए एक बहुत बड़ी गलती कर दी। और गलती क्या हुई उनसे? उन्होंने अपने ही इस्लामिक देशों के ऊपर हमला कर दिया। और ये हमला काफी दिनों से वो कर रहे थे। और आयतुल्लाह खुमैनी की स्ट्रैटेजी ये थी कि अगर हम बाकी मुस्लिम देशों पर हमला करते हैं, खास तौर से अरब देशों पर अगर हम हमला करते हैं, उसमें UAE भी है और सऊदी अरब भी है। अब आप कल्पना कीजिए कि दुबई एयरपोर्ट पर भी हमले हो सकते हैं, दोहा में, कतर में, बाकी सभी अरब देशों में, सब पर हमले उन्होंने शुरू कर दिए। और उनका इरादा ये था कि हमले करेंगे
और ये जो अरब देश हैं, ये अमेरिका को कहेगा कि भाई साहब आप हमें ईरान से बचाइए या बातचीत कीजिए, इनको रोकिए। अमेरिका बार-बार ये चाहता था कि ईरान कोई गलती करे और ईरान ने वो गलती कर दी, आयतुल्लाह खुमैनी ने वो गलती कर दी, जब अपने ही मुस्लिम भाई-बहनों के ऊपर उन्होंने हमला कर दिया। अब ये मुस्लिम भाई-बहन कौन थे? ये मुस्लिम भाई-बहन सुन्नी देश के हैं। मोटे तौर पर ये सुन्नियों की आबादी वाले देश हैं, जो अरब के जो देश हैं, वो सभी सुन्नी देश हैं। ईरान शिया देश है। अब शिया और सुन्नी में इस तरह से एक प्रकार से डिवाइड हो गया। तो खमैनी ने जो पूरी दुनिया को एक करने का उनका नारा था इस्लाम के नाम पर, अरब को अपने साथ जोड़ने का जो उनका चिर प्रतीक्षित ड्रीम था, वो ड्रीम खत्म हो गया। और उन्होंने अरब को ही अपना दुश्मन बना लिया। आज हालात ये है कि आज ईरान के साथ अरब का कोई भी मुस्लिम देश खड़ा नहीं है। इजराइल तो दुश्मन है ही है, अमेरिका दुश्मन है ही है। चाइना और पुतिन ने बहुत सधी हुई प्रतिक्रिया दी है। पुतिन पहले आदमी है जिन्होंने कहा है कि ये कायराना हरकत है और खमेनेई की इस तरह से हत्या नहीं की जानी चाहिए। ये ईरान की सोवरेनिटी में दखल है। अब ये तो पुतिन साहब कहते रहेंगे। हालांकि पुतिन और चाइना थोड़ी मदद कर रहे हैं, ये हम अभी आते हैं बाद में। अभी पुतिन और चाइना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि ईरान की घटना के बाद कहां-कहां क्या हो रहा है और भारत में किसके लिए खतरे की घंटी है। आप हैरान हो जाएंगे, भारत में जगह ब जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। लखनऊ में हो रहे हैं, जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं और छोटे-छोटे बच्चे जो कुछ भी नहीं जानते हैं, ऑलमोस्ट नौनिहाल हैं, वो कह रहे हैं कि मोदी इज़राइल गए थे और वो खमेनेई की सारी जानकारी लेके गए थे कि खमेनेई कहाँ सोता है, खमेनेई कहाँ नमाज पढ़ता है, खमेनेई कहाँ रमजान में इफ्तार करता है। ये सब जानकारी मोदी ने दिया इज़राइल को और फिर इज़राइल और अमेरिका को ये सब जानकारी मिली और फिर इज़राइल और अमेरिका ने उससे बात की। ये कौन कह रहा है? ये छोटे-छोटे बच्चे कहाँ के कह रहे हैं? भारत के कह रहे हैं। अब आप इसी से कल्पना कीजिए कि हमारे यहाँ नैरेटिव सेट करने वाले किस स्तर तक घुसे हुए हैं। छोटे बच्चों, ये कोई बहुत पढ़ा लिखा इंसान नहीं कह रहा है। छोटे बच्चे क्यों कहेंगे, कहाँ कहेंगे, किस किताब में उन्होंने पढ़ लिया, कहाँ इस तरह की न्यूज उन्होंने देख लिया। इसका मतलब है कम्युनिटी का कोई ना कोई उसे समझा रहा होगा, कम्युनिटी में ये बात चर्चा हो रही होगी, कम्युनिटी में ये बात कही जा रही होगी और बच्चों ने सुना होगा कि ठीक इजराइल की यात्रा के 1-2 दिन के बाद ही ये अटैक हो जाता है। प्रधानमंत्री इजराइल से लौटते हैं और ईरान पर हमला हो जाता है और ये ज्वाइंट ऑपरेशन होता है अमेरिका और इजराइल का। तो इसका मतलब है कि क्या मोदी को भी कॉन्फिडेंस में लिया गया है? क्या ट्रंप और नेतन्याहू ने मोदी को कॉन्फिडेंस में लिया कि हम इस ईरान पर हमला करने जा रहे हैं और ये हमला छोटा-मोटा नहीं होगा, ये विश्व युद्ध की तरफ बढ़ेगा क्योंकि ईरान में खमेनेई की हत्या के बाद ईरान शांति से नहीं बैठेगा। इसलिए आप कृपा करके क्यों क्यों कहा? अगर ऐसी बात कयास लगाई जा रही है, हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है कि ट्रंप ने और नेतन्याहू ने मोदी को इसलिए बुलाया था क्योंकि उनको ईरान पर हमला करना था। ये बिल्कुल बेसिर पैर की बात है। हाँ, लेकिन कयास तो लगा ही जा सकते हैं। अगर मान लीजिए कुछ पल के लिए ये कयास लगा लें कि मोदी को इस बात की जानकारी दी गई, हालांकि मोदी ने या हमारी सरकार ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है, लेकिन अगर मान लीजिए ये कयास लगा भी लें कि मोदी को ये जानकारी दी गई, इसका मतलब मोदी दुनिया में कितने महत्वपूर्ण नेता है। जो ट्रंप और नेतन्याहू दोनों मोदी को इस बात की जानकारी देते हैं। ट्रंप और नेतन्याहू दोनों को मालूम है कि दुनिया में सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला अगर कोई देश है तो भारत है। 25 करोड़ से अधिक आबादी है मुसलमानों की भारत में और उसमें मोटे तौर पर अधिक जो मुसलमानों की आबादी है वो सुन्नी मुसलमानों की आबादी है। सिया की संख्या बहुत कम है, लेकिन ईरान एक सिया देश है, भारत एक मोटे तौर पर सुन्नी देश है, संख्या बहुत कम है। लखनऊ में आपको कुछ सिया मिल जाएंगे, आपको जम्मू कश्मीर में मिल जाएंगे। अभी जम्मू कश्मीर के बहुत सारे सिया मुस्लिम ईरान में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, लगभग 1000-1200 स्टूडेंट है वहां पर और उनको जबकि सरकार की एडवाइजरी गई थी,
लेकिन उनको लगता था कि ये हमारा स्वाभाविक घर है, तो वहां से वो लौटे नहीं। और ईरान में अभी वो अभी हैं। अब अभी तक कोई उसकी ये नहीं आई है कि वो पूरी तरह से सुरक्षित होंगे। उम्मीद करते हैं, भारत सरकार इसकी जानकारी ले भी रही होगी कि भारत का कोई भी नागरिक अगर ईरान में वॉर जोन में कहीं पर फंसा हुआ है, तो भारत सरकार उसकी जानकारी, कुशल क्षेम की जानकारी ले रहा होगा, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन सवाल है कि भारत के अंदर छोटे छोटे बच्चे अगर इस तरह का नैरेटिव चला रहे हो सड़कों पर, वो कह रहा हो कि मोदी ने सारी जानकारी दी इजराइल के मुखिया को और अमेरिका के मुखिया को। अब इसकी आप कल्पना कर सकते हैं, नंबर वन। नंबर टू, क्या ईरान युद्ध को एस्केलेट करेगा? और अगर एस्केलेट करेगा तो किस किस के मदद मांगेगा? दुनिया की दो तीन बड़ी जो शक्तियां हैं, दो शक्ति तो उनके खिलाफ है, एक अमेरिका खुद और दूसरा इजराइल। पॉपुलेशन के हिसाब से नहीं, लेकिन सामरिक दृष्टिकोण से बहुत ताकतवर देश है इजराइल। 1 करोड़ की भी आबादी नहीं है, 10 मिलियन की भी आबादी नहीं है, और वो 1 करोड़ की आबादी वाला देश नाक में दम कर रखा है समूचे इस्लामिक देशों को, समूचे इस्लामिक देशों। और किसी के सामने वो झुकता नहीं, ना झुक रहा है, अपनी तकनीक के बल पे और अपने सामरिक शक्ति के बल पे। तो वो भी बहुत बड़े शक्तिशाली देश में से एक है। अब रही बात जो 3 बड़े पावर सेंटर्स हैं, उसमें रसिया, चाइना और भारत। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन, इंग्लैंड तो समझिए उनके साथ खड़ा है, क्योंकि MI6 तो उस पूरे ऑपरेशन में शामिल था, जो इंग्लैंड की खुफिया एजेंसी है। मोसाद के साथ खड़ी थी, FBI और CIA के साथ खड़ी थी। तो इंग्लैंड तो समझिए उस तरफ ही है। और दूसरा, यूरोपियन यूनियन क्या करेगा? यूरोपियन यूनियन भी मोटे तौर पर इस मामले में, ईरान के मामले में अमेरिका के खिलाफ नहीं जाएगा। अब आती है बात चाइना और रसिया की और भारत की। चाइना को सबसे अधिक नुकसान हो रहा है अगर ईरान नुकसान में जाता है तो। 30% पेट्रोलियम पदार्थ का इंपोर्ट चाइना ईरान से करता है। अकेले पेट्रोलियम का जो प्रोडक्शन है उसका 30% का स्टेक होल्डर ईरान है। और असली लड़ाई ईरान का यही तेल है। वेनेजुएला पर भी ये था, लेकिन वो मुअम्मा चढ़ाते हैं कि इस्लामिक कट्टरपंथ है, ऑर्थोडॉक्स है, सरिया लागू करना चाहते हैं। ये सब अमेरिका का एक मुलम्मा चढ़ाने का एक तरीका है। मतलब नैरेटिव कुछ सेट करना है, जो हमको अटैक करने के लिए कोई लेजिटिमेट बहाना चाहिए, तो वो बहाना बनाते रहते हैं कि सरिया लॉ जो लागू करना चाहती है कौम, उसके खिलाफ हम खड़े हैं। वो लिबर्टी में यकीन नहीं करती, जस्टिस में यकीन नहीं करती, अकाउंटेबिलिटी में यकीन नहीं करती, वो सरिया लागू लागू करना चाहती है। तो ऐसे कौम के खिलाफ हम हैं। लेकिन मामला ये सिर्फ दिखाने के लिए है, ये हाथी के दांत है, सिर्फ दिखाने के लिए। असली कहानी है ये 30% तेल के भंडार पर कब्जा करना। और अगर तेल के भंडार पर, ईरान के तेल के भंडार पर अमेरिका ने कब्जा कर लिया, तो ये मान के चलिए उससे सबसे अधिक नुकसान चाइना को होगा। लेकिन चाइना फूक फूक करके कदम उठा रहा है। अभी चाइना वेनेजुएला से भी खरीद रहा था तेल, लेकिन चाइना फूक फूक करके कदम उठा रहा है। रसिया हो सकता है चाइना को तेल दे। रसिया और चाइना को डिमॉन के रूप में अमेरिका खड़ा करता है कि ये दोनों जो है, एक तो कम्युनिस्ट कंट्री है, और रसिया भी जो है मोटे तौर पर कम्युनिस्ट कंट्री ही है। ओलिगार्क है वहां पर, वहां भी तानाशाही है, और पुतिन एक तानाशाह है। तो इन दोनों देशों के खिलाफ भी उनको एक आइडियोलॉजिकल नैरेटिव उन्होंने क्रिएट करके रखा है। किसने? डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका ने। डोनाल्ड ट्रंप ही नहीं, अमेरिका चाहे लिबरल हो, चाहे रिपब्लिकन हो, डेमोक्रेट हो और रिपब्लिकन हो, दोनों की जो जियो पॉलिटिक्स होती है, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी है, उसमें स्टैंड एक ही होता है, क्योंकि प्रेसिडेंट जो वहां के पपेट होते हैं, जो खेल करता है वहां का डीप स्टेट करता है। अब रसिया और चाइना का मूव ईरान देख रहा है। जिस तरह से ईरान में न्यूक्लियर टेस्ट के ऊपर अभी तक नहीं आ रहा है कि ईरान एक न्यूक्लियर शक्ति था। न्यूक्लियर टेस्ट करना चाहता था, न्यूक्लियर पावर बनना चाहता था ईरान, लेकिन शायद बन नहीं पाया। और यही लगा ट्रंप को कि अगर ईरान न्यूक्लियर पावर बन गया तो फिर हम ईरान से बदला ले नहीं पाएंगे, ईरान को हम हरा नहीं पाएंगे। ऐसी परिस्थिति में बहुत ही माकूल समय देखा और ईरान पर उन्होंने हमला कर दिया, और आज वो लीडरलेस हो चुका है। सवाल है कि पुतिन जो बयान दिए हैं कि ये सोवरेंटी के ऊपर हमला है, पुतिन क्या एडवांस होगा ईरान के तरफ?
क्या चाइना एडवांस होगा ईरान की तरफ? होगा नहीं, हो रहा है। रसिया अपने वॉरशिप को भेज रहा है। आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले साउथ अफ्रीका में रसिया और चाइना का वॉरशिप ज्वाइंट ऑपरेशन कर रहा था। वहां ईरान का वॉरशिप पहुंच गया साउथ अफ्रीका के ओशन में, और उस ओशन में ईरान का भी वॉरशिप मौजूद था। खामखा नहीं था ये ईरान चाहता था कि हम रसिया और चाइना के कैंप में चले जाएं अगर हमको अमेरिका से बचना है। लेकिन इसके पहले कि रसिया और चाइना के साथ उनके संबंध गहरे गहरे होते, और चाइना और रसिया आज जिस तरह से कह रही है कि हम ईरान के साथ खड़े हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि ये वॉर एस्केलेट करेगा। लेकिन चाइना के साथ डिप्लोमेसी भी अमेरिका करता रहेगा। अमेरिका कहेगा चाइना को कि आप इसमें पैर मत फंसाइए, आप चिंता मत कीजिए, ईरान से आपको तेल मिलता रहेगा। एक बार रिजीम हम परिवर्तन कर लें, वहां पर अपने पपेट को बिठा दें, आप तेल खरीदिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको तेल चाहिए, आपको मिलेगा। बाकी चीजें चाहिए ईरान का, वो सब मिलेगा आपको। लेकिन आप हमारी लड़ाई में अभी मत आइए। ऐसा हो सकता है, और चाइनीज इस बात को स्वीकार कर सकता है। रसिया की स्थिति यह है कि जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप एक इंटरनेशनल गुंडा की तरह जिसको चाह रहा है उसको उठा रहा है। वेनेजुएला में मदुरो को उठाया। अब एक प्रकार से ताकतवर नेता खमेनेई की उसने हत्या कर दी। इसके पहले इराक में सद्दाम हुसैन की हत्या की, जॉर्डन में यही किया, लीबिया में वही किया। हर जगह अमेरिका जाकर के दादागिरी कर रहा है। अब दिक्कत यह है कि क्या ईरान वियतनाम बनेगा? वियतनाम 20 साल तक अमेरिका से युद्ध लड़ता रहा, तब जबकि साउथ और नॉर्थ वियतनाम आपस में डिवाइडेड थे। उसके बाद भी, दोनों डिवीजन के बाद भी वियतनाम 20 साल तक लड़ता रहा, और आखिर में अमेरिका को घुटने टेकना पड़ा और वापस आना पड़ा। वियतनाम जीत गया। क्यों? वियतनाम के साथ रसिया खड़ा हो गया था मजबूती से, और वियतनाम के साथ चाइना भी खड़ा हो गया था मजबूती से। चुपके चुपके जापान भी मदद कर रहा था। ऐसी परिस्थिति में अगर ईरान को रसिया और चाइना का समर्थन मिल गया, तो ट्रंप की जो दादागिरी है, जो चौधराहट है, उसको चुनौती मिलनी शुरू हो जाएगी। रही बात न्यूक्लियर संपन्न नहीं होने का, तो यह बात सही है कि ईरान न्यूक्लियर पावर संपन्न नहीं है, लेकिन ईरान के पास बाकी अत्याधुनिक हथियार हैं। और जिस प्रकार से मिसाइल से अटैक हो रहा है, तेल अवीव पर हमले हो रहे हैं, इसराइल के बहुत सारे जो शहर हैं उसको रात में एकदम से लाइटिंग कर दिया है ईरान ने। जबरदस्त हमले हमले हो रहे हैं, मिसाइल्स छोड़े जा रहे हैं। अरब के देशों में खतरनाक मिसाइल वॉर हो रहा है। इतना ही नहीं, ईरान के पास वो मिसाइल भी मौजूद है जो सीधे अमेरिका तक पहुंच रखता है। तो अब डिस्गाइज अगर आप हो जाएंगे, अफरा तफरी का माहौल रहेगा, तो हो सकता है कि अमेरिका तक पहुंचने वाला जो इजराइल है उसका भी प्रयोग हो, लेकिन उसको फिर इंटरसेप्ट कर लेगा। यहां तो इजराइल बहुत मजबूत है, अमेरिका भी मजबूत है, कि यहां से आप कोई मिसाइल अगर दागेंगे तो उसको आराम से इंटरसेप्ट करके आपको जाम कर दिया जाएगा, या उसको डाइल्यूट कर दिया जाएगा, उसको हवा में ही खत्म कर दिया जा सकता है। और ये करने में दोनों देश माहिर है, इजराइल भी माहिर है, अमेरिका भी माहिर है। तो अब स्थिति यह है कि जब तक ईरान को चाइना और रसिया का समर्थन नहीं मिलता है, तब तक ये युद्ध एस्केलेट होने की स्थिति में नहीं है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये युद्ध एस्केलेट करेगा, क्योंकि अब इस पार या उस पार की मुद्रा में ईरान पहुंच गया है, क्योंकि उनके सारे लीडर खत्म हो चुके हैं। दिक्कत यह है कि रसिया किस हद तक ईरान के साथ खड़ा होता है। क्या रसिया ईरान, इजराइल और अमेरिका के युद्ध को वर्ल्ड वॉर में बदलने की चाहत रखता है? ये ग्रुप जो है, अभी तक जो यूक्रेन रसिया के साथ जो वॉर हो रहा था, वो वर्ल्ड वॉर के रूप में नहीं हुआ। तो क्या ये ईरान, इजराइल और अमेरिका का वॉर वर्ल्ड वॉर के रूप में हो जाएगा? भारत कहां खड़ा रहेगा? भारत के लिए मित्रों एक खतरे की घंटी है। लोग कह रहे हैं कि मोदी से ट्रंप नाराज है। जिससे जिससे ट्रंप नाराज है, ट्रंप उससे बदला ले रहा है। अगला निशाना क्यूबा है, और चूंकि क्यूबा भी 40-50 वर्षों की लड़ाई
के बाद भी अमेरिका क्यूबा पर आधिपत्य नहीं कर सका है। डोनाल्ड ट्रंप को लग रहा है कि हमारा रिज्यूम और मजबूत हो सकता है। हमने वेनेजुएला के मदरू को उठा लिया, हमने खमेनेई को मार गिराया, और खमेनेई की मारने में तारीफ किया है एलन मस्क ने भी। आप हैरान हो जाएंगे। क्यों साहब? एलन मस्क का जो स्टारलिंक था वो ईरान से कई खुफिया जानकारी देने में कामयाब रहा था। वहां के इंटरनेट को एक प्रकार से जैम करके स्टारलिंक अपने इंटरनेट को वहां पर लागू किया हुआ था, और वहां से इनको बहुत सारी खुफिया जानकारी मिल रही थी जो सीआईए, मोसाद, MI6 और FBI को दे रहा था। तो एलन मस्क को लगा कि इस युद्ध में हमारा जो नेटवर्क था, हमारा जो प्रोडक्ट है, उसका प्रयोग किया गया और उसके बिना पर ईरान पर अटैक किया गया है। तो व्यापारी है साहब। उनके व्यापारिक प्रोडक्ट को अगर सफलता मिलती है, वाहवाही मिलती है, जबकि अभी दोनों दो ध्रुव पर खड़े हैं, एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन एलन मस्क के किसी प्रोडक्ट को अमेरिका की खुफिया एजेंसी या अमेरिकी डिफेंस तैयार करता है और उसका फायदा लेता है, तो जाहिर है एक बिजनेसमैन को चीयर करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो एज ए बिजनेस पर्सन एलन मस्क काफी चीयर कर रहे हैं इस विषय को कि डोनाल्ड ट्रंप ने उसको मार दिया। ये साल मिड टर्म का साल है। किसके लिए? डोनाल्ड ट्रंप के लिए मिड टर्म इलेक्शन होने हैं। डोनाल्ड ट्रंप अपना रिज्यूम मजबूत करता जा रहा है। जो उन्होंने अमेरिका से वादा किया था इलेक्शन के दौरान कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का मतलब क्या था? अमेरिका पहले भी गुंडा था, वर्ल्ड वॉर सेकेंड के पहले देख लिए, सारे चीजों को ध्वस्त कर लिया, उसके बाद फर्जी यूएनओ बनाया। अब जब ट्रंप आया है तो यूएनओ को ही खत्म कर दिया। यूएनओ के 66 एजेंसी जो थी उससे अमेरिका बाहर आ गया। WHO से तो पहले ही दिन बाहर आ गया था। बहुत सारे एजेंसीज को छोड़ करके अमेरिका बाहर आ गया और यूएन को एक नॉन फंक्शनल इंस्टीट्यूशन के रूप में डिक्लेयर कर दिया। और अब गाजा के मुद्दे पर उन्होंने नया पीस बोर्ड तैयार किया है, जिस पीस बोर्ड को भारत ने भी समर्थन कर दिया। पहले भारत का समर्थन नहीं था, जो WF में गए थे, लेकिन अब भारत ने भी समर्थन कर दिया। भारत को अब ये लगने लगा कि अभी तत्काल ट्रंप के खिलाफ मोर्चा खोलना ठीक नहीं है। इसलिए मोदी ने भी ट्रंप के साथ अपनी बातचीत को, जो कि एक स्टैंड स्टिल हो गया था, उसमें थोड़ी सी रुकावट आ गई थी, बातचीत स्टेलमेट हो गया था, उस स्टेलमेट को दूर करके अब मोदी ने भी 4 कदम आगे बढ़ा दिया है और ट्रंप ने भी आगे बढ़ाया है। अगर क्यूबा पर भी कामयाब हो जाता है ट्रंप, तो फिर अगला निशाना भारत होगा। भारत होगा और भारत के अंदर के सपोले मोदी को इसमें घसीटेंगे। अगला निशाना अब भारत होगा। वेनेजुएला हो गया, ईरान पे हमला कर दिया। अगर चाइना और रसिया एडवांस होकर के ईरान को बचाने के लिए प्रयास नहीं किया, तो अगला निशाना क्यूबा होगा और क्यूबा के बाद भारत निशाने पर होगा। भारत में बड़ी उनकी प्रतीक्षा है। बांग्लादेश में उन्होंने जो करना था कर दिया, श्रीलंका में जो करना था कर दिया, नेपाल में जो करना था कर दिया, छोटे छोटे देशों में तो वो ट्रायल एंड एरर कर रहा है, लेकिन भारत में जो वो चाहता था वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। और इसीलिए जो लोग कह रहे हैं कि 2027 तक क्या मोदी इस्तीफा दे देंगे, क्या मोदी को इस तरह से मजबूर कर दिया जाएगा कि मोदी को इस्तीफा देना पड़ेगा। अब ये किस करवट बैठता है, भारत में वो किस रूप में अपनी गुंडागर्दी लेकर के ट्रंप आते हैं, ये देखना पड़ेगा। इसीलिए भारत को चाक चौबंद और सतर्क रहना पड़ेगा। ट्रंप किसी का नहीं है और ट्रंप के साथ हमने पहले से ही दोस्ती खराब कर ली है। एक तो खराब दोस्ती है, ऊपर से वो है किसी का नहीं। अगर हमारी दोस्ती रहती तो हम थोड़ा उसको टालते रहते। अभी जो इजराइल की यात्रा हुई है मोदी की, उससे एक प्रकार से थोड़ी दोस्ती तो बढ़ी है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। लेकिन ये होगा कि नहीं होगा कहना मुश्किल है। भारत में मुस्लिम आबादी जो रिएक्ट कर रही है उसको आप देख रहे हैं। शिया मुस्लिम सड़कों पर है, छोटे छोटे बच्चे कह रहे हैं और मोदी के खिलाफ माहौल बना रहे हैं। लेफ्ट लिबरल डिमांड कर रहा है कि मोदी अपना स्टैंड क्लियर करे। मोदी को कहा जा रहा है कि स्टैंड क्लियर करे। सीसीएस की बैठक हुई और मोदी ने बैठक के बाद जो बताया कि उन्होंने यूएई के अपने काउंटर पार्ट से बात की है
और वहां भारत के रह रहे लोगों के कुशल क्षेम के बारे में पूछा है। तो स्पष्ट हो गई कि वो यूएई के साथ खड़ा है, दुबई के साथ खड़ा है, कतर के साथ खड़ा है, और सऊदी अरब, टर्की और पाकिस्तान तो इधर एक अगला खेल कर रहा था। इसलिए भारत को थोड़ा-सा स्ट्रैटेजिक पोजीशनिंग अपनी बदलनी पड़ेगी, और जिस प्रकार से टर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरबिया इकट्ठा हो रहे हैं, इस तीनों को भी थोड़ा-सा अलग करना पड़ेगा, और उसके लिए इज़राइल और अमेरिका के साथ भारत का जाना मजबूरी है। अगर अमेरिका ये कह दे कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं हैं, जो कि कहना मुश्किल है। हाँ, अगर भारत के साथ अमेरिका की दोस्ती प्रगाढ़ हो जाए, तो वो कह सकता है कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं हैं। पाकिस्तान के साथ अमेरिका नहीं है, लेकिन पाकिस्तान को अमेरिका यूज़ करता है, एशियन कॉन्टिनेंट में डिस्टेबलाइज़ करने के लिए, अलग-अलग सरकार, क्योंकि वो बहुत बड़ा बेस है पाकिस्तान, अमेरिका का। जब तक कि बांग्लादेश में उनके साथ कोई इस तरह का समझौता नहीं होता है, तब तक सेंट मार्टिन आइलैंड लेने की उनकी बात चल रही है। अगर वो देता है तो ठीक है, नहीं देता है तो बहुत मुश्किल है, तो पाकिस्तान पर उनको डिपेंडेंट तो रहना पड़ेगा। लेकिन अपना रास्ता धीरे से निकालना पड़ेगा भारत को, और अमेरिका, इज़राइल के साथ ही भारत को खड़ा रहना पड़ेगा। इज़राइल भारत को अपना स्वाभाविक मित्र मानता है। इज़राइल एक अच्छी धुरी हो सकता है अमेरिका और भारत के बीच में रिश्ते को प्रगाढ़ करने के लिए। बहुत फूँक-फूँक करके कदम रखना है। अमेरिका से इस तरह से दुश्मनी हम नहीं अफ़ोर्ड कर सकते कि वो हमारे खिलाफ ही पड़ जाए। क्योंकि एक बात पक्का मान के चलिए, अगर क्यूबा में भी उन्होंने कर दिया और मिड टर्म पोल पे उन्होंने अपना रिज़्यूम ठीक कर लिया कि देखिए हमने खमेनेई को उड़ा दिया, मदुरो को ले लिया, क्यूबा को खत्म कर दिया। भारत के खिलाफ 500% का टैरिफ लगाया था, घुटने पर ला दिया, एप्स्टीन फाइल खोल दिया। तभी बहुत सारी बातें वो ट्रंप भारत के साथ करेंगे। अगर भारत का कोई डील अच्छा हो जाता है ट्रंप के साथ, तो शायद वो स्थिति ना आए। भारत को सतर्क रहना पड़ेगा, खासतौर से मोदी को। बहुत-बहुत शुक्रिया। नमस्कार।